नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे जो ट्वेल्थ का ज्योग्राफी यानी कि ट्वेल्थ के ज्योग्राफी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्वेल्थ के ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, यानी कि ट्वेल्थ के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज ट्वेल्थ के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है उसका हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में डिटेल रूप से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह समझा दूं कि ट्वेल्थ के ज्योग्राफी में है क्या। जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में जब ज्योग्राफी का वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया था तो मैं आपको बताया था कि ज्योग्राफी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, और तीसरा हमारा जो ज्योग्राफी है वो बायो ज्योग्राफी है यानी कि उसको बायो ज्योग्राफी कहते हैं यानी कि जैव भूगोल कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो लेक्चर मुख्य रूप से आधारित है ह्यूमन ज्योग्राफी पर यानी कि मानव भूगोल पर। यानी कि मानव भूगोल में हम लोग पढ़ते क्या है, तो मानव भूगोल में उन सभी क्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं। मानव भूगोल के में हम उन सभी फैक्टर्स और उन सभी क्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं जो सभी फैक्टर मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है। तो उस चैप्टर में आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आज के टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना है सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में। तो आज का जो मूल टॉपिक होगा उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप में कौन कौन से चीज आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और उद्योग कहाँ कहाँ स्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और उसके बाद इसमें और डिटेल से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भारत में उद्योग कहाँ कहाँ है, भारत में उद्योग का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है और वर्ल्ड में उद्योग का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। इसलिए हमारे वीडियो सीरीज के साथ आप बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो सीरीज आपके लेकर आऊँ वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जो भी वीडियो मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड डालूंगा उसके बारे में पूर्ण जानकारी और पूर्ण वीडियो लेक्चर सीरीज आपको मिलेगा। इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वीडियो सेशन है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझना जरूरी है कि यह द्वितीय क्रियाकलाप होता क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब आप ऐसे उसको डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे क्रियाकलाप जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब मान लो कि प्रकृति से कोई भी संसाधन को हम डायरेक्ट रूप से उपभोग करते हैं तो यह सभी क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे प्राकृतिक से संसाधन को क्या लेंगे, तो प्राकृतिक से संसाधन जैसे मान लो कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो कृषि का मतलब कि बीज और जो बीज है या सॉइल है या वाटर है ये सब के सब हमारा नेचर दिया है। तो नेचर से जो भी चीज लेकर हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर में मुख्य रूप से जो पढ़ा जाता है जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, ये सभी चीज जो प्राकृतिक ने संसाधन दिया है उन प्राकृतिक संसाधनों को यदि हम यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, तो वो क्रियाकलाप जो वो एक्टिविटीज जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाता है। उसी प्रकार से आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी रिसोर्स हम नेचर से लिए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी रिसोर्स हम नेचर से लिए हैं, प्राकृतिक से लिए हैं, जैसे आप सॉइल ले लिए, मिट्टी ले लिए, या आप हवा ले लिए, या आप पानी ले लिए, या आप प्राकृतिक संसाधन में से खनिज ले रहे हैं, या मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो इन सभी प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। और इसको बनाकर इसके उपभोग करके यदि आप उद्योग खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं और इनको प्रयोग करके यदि फाइनल गुड्स में उसको निर्मित कर रहे हैं, अंतिम वस्तु बना रहे हैं, उसको उपभोग वस्तु बना रहे हैं, तो यही क्रिया जो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। फिर से सुनिए आप, जैसे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है गेहूं का उपज करता है, तो क्या वो व्यक्ति डायरेक्ट रूप से गेहूं खाएगा? नहीं, वो डायरेक्ट रूप से गेहूं नहीं खा सकता है। उसको खाना क्या है? रोटी। तो रोटी से पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा? आटा। तो आटा यानी कि गेहूं के बीज से जो आटा में कन्वर्सन जो किया गया ये कौन करेगा? तो एक मशीन करेगा। तो जो ये प्रक्रिया है गेहूं का जो फल है, गेहूं का जो सीड्स है जो आप उपज करके लाए, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन जब उस गेहूं के सीड्स को
पीस करके एक आप आटा के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब कि प्राथमिक क्रियाकलाप जिन चीजों पर निर्भर करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप को प्रयोग करके हम जो किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में जो परिवर्तित करते हैं, यही प्रक्रिया हमारा क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। यानी कि आप ऐसे समझे दूसरी भाषा में, जैसे जो भी कच्चे पदार्थ यानी कि कच्चे माल है, जैसे कच्चे माल के रूप में आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं बताया कि कृषि उत्पाद में कुछ भी हो सकता है। जैसे कृषि उत्पाद में मैं गेहूं का एग्जाम्पल लिया, जैसे धान का एग्जाम्पल लिया, ये हमारा कच्चे माल है। अब इन कच्चों माल को हम मशीन का प्रयोग करके, अपने मजदूरी श्रम का प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके जब उसको चावल बना देंगे, धान को जब चावल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। दूसरी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जानवर है, जानवर का डेथ हो गया, उससे निकलने वाला चमड़ा, वो चमड़ा को हम ले गए और कोई इंडस्ट्री में लेकर, उसको लेदर इंडस्ट्री में लेकर उसको पीस पीस करके उसका हम जैकेट बना देंगे। तो लेदर हमारा जो यहाँ पर है एक प्राइमरी रॉ मटेरियल्स है। क्या है, रॉ मटेरियल्स। उस रॉ मटेरियल्स को हमने मशीन के प्रयोग करके या तकनीक के प्रयोग करके हमने क्या किया कि एक लेदर का सूट बना दिया, लेदर का कोट बना दिया, लेदर का बेल्ट बना दिया। तो जो यहाँ पर वो लेदर एक रॉ मटेरियल, लेदर का कोई काम नहीं है। यदि लेदर यदि कैसे हम बाहर में फेंक दे तो लोग नाक बंद करके भागना शुरू कर देते कि चमड़ा है, भागो भागो चमड़ा है। लेकिन जब वही लेदर का आप अपने दिमाग के प्रयोग करके, तकनीक के प्रयोग करके, मशीन के प्रयोग करके उसको आप जैकेट बना देते हैं, तो लोग पहन के कहते हैं वाह कितना लेदर का है, इतना बड़ा है। तो लोग लेदर का यूज करना शुरू कर देता है या लेदर का बेल्ट पहनना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारी एक्टिविटी क्या कहलाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर कहीं पर रखा हुआ है, वो पत्थर ऐसे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो पत्थर ऐसे रखा हुआ है तो कहेगा यार क्या है पत्थर, भागो जाओ हटाओ इसको। लेकिन जब उस पत्थर को एक क्रशिंग मशीन में आप क्रश करके छोटे छोटे पीस में बना दीजिए तो कहेगा वाह ये तो वैल्यूएबल हो गया, कीमती हो गया। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के प्रयोग करके आप भवन बना सकते हैं, रोड में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो क्रशिंग की प्रक्रिया वहां पर हुआ, जो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा कहीं पर रखा हुआ था जो यूजलेस था, दैट एट दैट केस दिस वाज नॉट वैल्यूएबल, लेकिन जब उसको आप यूज कर दिए और यूज करके एक छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिए तो क्या हो गया, एक वैल्यूएबल गुड्स बन गया जिसको अब लोग डायरेक्ट रूप से यूज कर सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। समझ में आ गया? द्वितीय क्रियाकलाप में जब मनुष्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को, तो कच्चे माल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बताया कि गेहूं आपने अनाज उपज किया तो अनाज आपका कच्चा माल है। जैसे पेड़ पौधा आपने लगाया तो पेड़ पौधा में लकड़ी आपका कच्चा माल है। अब लकड़ी के गट्ठा यहाँ पर रख दे तो क्या उस पर सो सकते हैं? नहीं। सोने के लिए क्या करना होगा, हमें लकड़ी को पहले काटना होगा, उसको चीरना होगा, उसके बाद फिर कारपेंटर को प्रयोग करके हम लोग गेट बनवाना होगा या बेड बनवाना होगा, फिर जाकर यूज कर सकते हैं। तो लकड़ी को जो हमने कारपेंटरी करके, लकड़ी का जो हमने बढ़ाई को माने कि कारपेंटरी दिमाग लगाकर जो हमने बेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो एक्टिविटी कहलाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन है कि जब मनुष्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को अपने ज्ञान, कौशल और श्रम के उपभोग करके उसे अंतिम वस्तु या उपभोग वस्तु, अंतिम वस्तु का मतलब उसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेड बन गया तो लकड़ी पर तो सो नहीं सकते हैं, लेकिन लकड़ी से बना हुआ चीज बेड बन गया तो बेड को क्या कर सकते हैं, बेड सोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या लकड़ी का बना हुआ चीज यदि कुर्सी बन गया तो उस पर बैठ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया किया जाएगा, निर्मित कर देता है, तो यही प्रक्रिया द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रिया आती है। विनिर्माण की क्रिया का मतलब कि प्राइमरी चीजों को प्रयोग करके सेकेंडरी चीज में कन्वर्ट करना। यानी कि जो हम रॉ मटेरियल्स था, रॉ मटेरियल्स के यूज करके यदि हम अंतिम वस्तु जिसको उपभोग वस्तु के रूप में जब बनाते हैं तो ऐसे क्रियाएं मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाएं आती हैं। अब बनाने का काम कौन करेगा, तो उद्योग करेगा, हम नहीं करेंगे। अपने पहले के जमाने में बनाने के लिए जैसे उद्योग को कई पार्ट्सों में क्लासिफाइड किया गया जो हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले के जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उद्योग हुआ करता था। हस्तशिल्प उद्योग का मतलब कि हाथ से कोई भी चीज को निर्मित किया जाता था, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी काफी पुअर थी और जो वो नीड को यानी कि डिमांड को बड़े पैमाने पर फुलफिल नहीं कर पाता था। जैसे हाथ से कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा और अधिक समय लगेगा, उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से आजकल लोग खूबसूरत खूबसूरत बन जाते हैं, तो खूबसूरत कैसे बन जाते हैं, तो उनकी चेहरा खूबसूरत नहीं होती है बल्कि कपड़े खूबसूरत बना देते हैं उनको। तो कपड़े में जो डिजाइन ऊपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो, तो वो एक प्रकार की मशीनरी का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसको हम लोग फैशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो फैशन टेक्नोलॉजी में जो फैशन आता है, लोग इतना पहन लिया इतना पहन लिया, तो ये कहाँ से आया, ये फैशन का कमाल है। ये फैशन की क्रियाएं कहाँ से आएगी, ये फैशन की क्रियाएं मुख्य रूप से आएगी कहाँ से,
ये तकनीक से आएगा, टेक्नोलॉजी से आएगा। कहाँ से? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया जो यहाँ पर है ये हमारा उद्योग के रूप में काउंटिंग होता है। क्या चीज में? उद्योग के रूप में काउंटिंग होता है। अब सबसे बात समझना है कि उद्योग एक क्या है? तो उद्योग एक मशीनों का समूह है, मशीन और तकनीक का एक समूह है जो मुख्य रूप से कच्चे माल को अंतिम रूप में यानी कि अंतिम वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? अंतिम वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको समझना है कि उद्योग को जो हमारे देश में जो है 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उद्योग को हमारे यहाँ पर 4 आधारों पर यानी कि हम उद्योग को 4 चीज के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, उसके आकार के आधार पर। जैसे किसी व्यक्ति को शक्ल देख लो, शक्ल देखकर कह सकते हो कि ये काला है, ये गोरा है, चाहे उसको शक्ल के देखो लगता है आदमी ऐसा नहीं है। इस प्रकार के जो वर्गीकरण करते हैं ना, वो वर्गीकरण होता कैसे है? तो उसके शक्ल, साइज, बोली, आवाज। अब जैसे किसी व्यक्ति को कह देगा देख भोजपुरी बोल रहा है, बिहारी होगा लगता है, किसी को देख अवधि होगा, अवध बोल रहा है। इस प्रकार से उसके बोली, आवाज, इन चीजों के आधार पर जिस प्रकार से हम आदमी को कन्वर्ट कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं, उसी प्रकार से हम 4 बेस बनाकर हम लोग उद्योग को बांट सकते हैं। 4 बेस बनाकर हम लोग उद्योग को बांट सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर, यानी कि आकार का मतलब कि कौन इंडस्ट्री कितना स्पेस लेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, कितना स्पेस लेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, उसके आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, 4 आधार पर बांटा गया है। पहला जो आकार के आधार पर उद्योग है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा जो है बड़े पैमाने के उद्योग। ये आकार के आधार पर। उसी प्रकार से छोटे कुटीर उद्योग का मतलब जिसमें अपने घर के लोग ही शामिल होते हैं, ऐसे औद्योगिक क्रियाकलाप जिसमें वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए केवल अपने घर के लोग शामिल होते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार से छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें माने कि जो मजदूरों की संख्या होगा वो 10 से ज़्यादा हो सकता है, उसका अपना प्रोडक्टिविटी स्केल ज़्यादा होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें ज़्यादा होगा, यानी कि लाखों रुपए माने कि लाखों से ज़्यादा होगा। तो ऐसे उद्योग को हम लोग छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। फिर बड़े पैमाने का उद्योग मतलब इसमें बड़े पैमाने पर तकनीक होगा, बड़े संख्या में मजदूर लगे होंगे और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्टिविटी होता है, तो उसको बड़े उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे स्टील का उद्योग, सीमेंट का उद्योग, जैसे कार बनाने का उद्योग, ये सब बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर में आता है। इसे छोटे उद्योग के रूप में आप क्या कह सकते हैं? जैसे छोटे उद्योग के बारे में, जिससे मान लीजिए कि गेहूं से आटा बनाने का उद्योग हो सकता है, या मान लीजिए कि जो जितने भी मशीनरी है, उन मशीनरी के जितने भी पार्ट्स पुर्जा बनते हैं, वो पार्ट पुर्जा का मशीन उद्योग जो होगा इसके अंतर्गत में आ सकता है। ये छोटे पैमाने के उद्योग है। कुटीर उद्योग में जैसे अपने घर के में बैठकर कोई भी महिलाएं मान लीजिए कि अब पापड़ बनाती है, पापड़ का उत्पादन करती है, या लोग छोटे छोटे कुछ अन्य वस्तुएं बनाते हैं, ये सब उद्योग किसके अंदर में आएगा? कुटीर उद्योग के अंदर में आएगा। दूसरा जो बेस्ट है उद्योग का क्लासिफिकेशन करने का, वो है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कई पार्ट्सों में वर्गीकरण किया जा सकता है। अब सबसे पहले समझना है आपको कच्चे माल क्या होता है। जैसा कि मैं बताया कि किसी वस्तु को बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। जब तक हम कच्चे माल नहीं लेंगे तो फिर बनाएंगे किसको? तो माने किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता है, उसके आधार पर आप जो उद्योग को कई पार्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, कृषि पर आधारित उद्योग, यानी कि जब किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में यदि हम कृषि उत्पाद का प्रयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि आधारित उद्योग। जैसे मैं बताया राइस मिल, यानी कि यदि चावल का मिल, चूड़ा मिल, यदि दाल का मिल, ये सब क्या हो गया? कच्चे माने कृषि पर आधारित उद्योग का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आटा मिल, तेल मिल, जैसे सरसों ऑयल हम लोग बनाते हैं, ये सभी के सब उद्योग क्या हो जाएगा? कच्चे आधारित उद्योग हो जाएंगे। उसी प्रकार से खनिज आधारित उद्योग, यदि किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में यदि खनिज का मतलब कि पृथ्वी से खोदकर जो भी चीज निकालते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी प्रयोग करेंगे तो उसको खनिज उद्योग के रूप में हम जानते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक उद्योग ऐसा होगा जिसमें कच्चे माल के रूप में हम लोग धातु के प्रयोग करेंगे, तो इसको कहते हैं धात्विक उद्योग। और एक उद्योग ऐसा होगा जिसे हम कच्चे माल के रूप में अधातु का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था, पत्थर को पीस कर सीमेंट बना दो, ये हो गया आध्यात्मिक उद्योग। जैसे पत्थर को काट कर टाइल्स बना दो, ये क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक उद्योग। तो जब कच्चे माल के रूप में अधातु को प्रयोग किया जाता है, अधातु का प्रयोग होता है, तो उसे आध्यात्मिक उद्योग कहते हैं। लेकिन जब कच्चे माल के रूप में धातु का प्रयोग होता है तो क्या कहते हैं? उसको धात्विक उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार से एक हो सकता है हमारा रसायन उद्योग। रसायन उद्योग का मतलब क्या होता है कि इसमें कच्चे माल के रूप में हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग रसायन उद्योग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यूरिया का उद्योग माने कि केमिकल फर्टिलाइजर है, तो केमिकल फर्टिलाइजर मतलब क्या?
जैसे जो भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाते हैं, जो रासायनिक खाद खेतों में प्रयोग करते हैं, ये रसायन उद्योग का एग्जाम्पल है। जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जितने भी मेडिसिन की इंडस्ट्री है, जैसे दवा बनाने के उद्योग है, ये सभी के सभी किसके अंदर में आएगा? केमिकल इंडस्ट्री में आएगा, यानी कि रसायन उद्योग के अंदर में आएगा। उसी प्रकार से पशु आधारित उद्योग, जैसे पशु आधारित उद्योग यानी कि पशु के उत्पाद को यदि हम रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या कहेंगे? उसको पशु आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा में जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो पशुओं से प्राप्त होगा, इसको क्या बोलेंगे? पशु आधारित उद्योग। उसी प्रकार से आप डेयरी के बारे में कह सकते हैं। डेयरी मतलब कि दूध उत्पाद उद्योग, जितने भी दूध बनाए जाते हैं, घी बनाए जाते हैं, पनीर उद्योग होते हैं, ये सब के सब कहाँ से आएंगे? पशु आधारित उद्योग। उसी प्रकार से वन आधारित उद्योग, जैसे वन से यदि कच्चे माल के रूप में वन से प्राप्त उत्पाद को यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको वन आधारित उद्योग। जैसे स्पोर्ट्स में जैसे बल्ला बनाना है या विकेट बनाना है, तो इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग? वन वन का प्रयोग, मैंने लकड़ी का प्रयोग करते हैं। उतना ही नहीं, जैसे हमारे घर में फर्नीचर बनाना है, गेट बनाने हैं, तो ये सब उद्योग किस पर चलता है? वन पे चलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वन आधारित उद्योग। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कच्चे माल माने किसी वस्तु को बनाने के लिए जैसे हम कच्चे माल का प्रयोग करेंगे उसके आधार पर हम उद्योग को इस प्रकार से बांट सकते हैं। एक कृषि आधारित, यानी कि इसमें कच्चे माल के रूप में कृषि से उत्पन्न होने वाले वस्तु को प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गेहूँ, जैसे जैसे आटा का मिल हो गया, चावल का मिल हो गया आदि। खनिज आधारित उद्योग का मतलब कि इसमें धातु के रूप में ये खनिज माने कि इसमें उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोयला उद्योग, स्टील उद्योग, ये सब धातु उद्योग के एग्जाम्पल है। इसमें दो है, एक धात्विक एक अधात्विक। जब कच्चे माल के रूप में आप धातु का प्रयोग करेंगे तो धात्विक उद्योग कहलाएगा, जब कच्चे माल के रूप में आप धातु का प्रयोग करते हैं तो अधात्विक उद्योग कहलाता है। उसी प्रकार से रसायन उद्योग केमिकल के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसको रसायन उद्योग कहते हैं। पशु आधारित उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जिसमें पशु के उत्पाद को हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, उसको पशु आधारित उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार से वन आधारित उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में वन का प्रयोग करते हैं, माने कि वन उत्पाद का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में मैं बता दिया। एक होता है उत्पाद के आधार पर, यदि वस्तु बनाया जाता है, यदि कोई वस्तु इंडस्ट्री में फैक्ट्री में बनती है तो उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक क्लासिफिकेशन कि उस वस्तु को डायरेक्ट लो और गपक जाओ, यानी कि खा लो, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उपभोक्ता वस्तु, यानी कि जिसको डायरेक्ट रूप से उपभोक्ता प्रयोग करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूध, तो दूध के लिए क्या होगा? फिर से भैंस दूधना तो नहीं पड़ेगा, मार्केट में मिला तो आराम से बस पी लो, जैसे हो गया उत्पाद, माने कि उपभोक्ता वस्तु। जैसे मान लो कि कपड़ा, तो कपड़ा यदि पहनना है तो कपड़ा पहले से बन के आएगा, कि फिर धागा से तो नहीं बनने जाएंगे। यदि कपड़ा यदि मार्केट में आ गया तो कपड़ा हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसे मान लो जीन्स, ये भी उपभोक्ता उद्योग। जैसे मान लो सीमेंट, डायरेक्ट सीमेंट बना हुआ है तो उसको पत्थर पीसने की जरूरत नहीं है, उसको प्रयोग करके घर बनाना पड़ेगा, ये हो गया उपभोक्ता उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिससे ऐसे माने कि ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता के लिए वस्तु बनाता है, डायरेक्ट जिसको उपभोक्ता प्रयोग कर सकता है, जैसे जूता, चप्पल, कोई भी चीज़ है जो उपभोक्ता जिसको डायरेक्ट रूप से खरीद सकता है, उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग यानी कि उपभोक्ता वस्तु का निर्माण करेगा। ये समझ में आया कि उपभोक्ता वस्तु का मतलब कि ऐसे वस्तु का निर्माण करेगा जिसको उपभोक्ता डायरेक्ट रूप से प्रयोग कर सकता है। जैसे लड़का चश्मा पहना है तो चश्मा उद्योग क्या हो गया? उपभोक्ता उद्योग हो गया। जैसे कोई गिलास लगाया है तो क्या हो गया? उद्योग हो गया। जैसे लकड़ी का कोई चीज यूज किया जा रहा है तो क्या हो गया? उपभोक्ता उद्योग हो गया। उसी प्रकार से पूंजीगत उद्योग, पूंजीगत उद्योग का मतलब कि कोई इंडस्ट्री ऐसा होगा जो पूंजीगत वस्तु का निर्माण करेगा। पूंजीगत वस्तु का मतलब कि फिर उस वस्तु के प्रयोग करके फिर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया किया जा सके। जैसे मान लो कि रोड बनाना है तो रोड क्या बनेगा? कपड़ा रोड पर बिछा देंगे तो रोड बन जाएगा? नहीं। रोड बनाना हो तो उसके लिए सीमेंट या रॉड या अन्य चीज़ें, पत्थर, ये चीज़ें उसको पीट पाट करने के लिए, तो जिससे रोड बनाया जा सकता है। तो रोड एक कैपिटल गुड्स है, पूंजीगत वस्तु है, यानी कि ऐसी वस्तु जो फिर से पूंजी निर्माण कर सके, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु। जैसे कोई लोहा, स्टील उद्योग है तो स्टील उद्योग से क्या होगा? कोई लोहे का और भी चीज़ बनेगा जिससे हम लोग कार बना सकते हैं, चाहे अन्य चीज़ बना सकते हैं, यानी कि जिसके प्रयोग करके फिर से कोई अन्य वस्तु बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत वस्तु। तो पूंजीगत वस्तु का मतलब कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो पूंजीगत वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे स्टील उद्योग हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर उद्योग हो गया, इस प्रकार से सीमेंट उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे उद्योग पूंजीगत वस्तु का निर्माण करता है ताकि उसके प्रयोग करके फिर से हम कोई पूंजी निर्माण वाला वस्तु बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत उद्योग। उसी प्रकार से थर्ड जो चौथा क्लासिफिकेशन किया गया है स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामी मतलब मत समझना पति, स्वामी मतलब पति नहीं, स्वामित्व का मतलब मालिक, वही होता है स्वामी। स्वामी है स्वामी, यानी कि स्वामित्व मतलब मालिक। तो मालिकाना के आधार पर, स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पर। तो मालिकाना के आधार पर जो हमारा इंडस्ट्री है उसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक सार्वजनिक उद्योग, जिसको लोग कहते थे सरकारी है, चलो सरकारी है, तो
तो सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह सार्वजनिक मुख्य रूप से सरकारी होता नहीं है। ऐसे सरकारी का मतलब होता है कि जिसमें 100% इन्वेस्टमेंट सरकार का हो, तब वो सरकारी कहलाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 100% इन्वेस्टमेंट सरकार का नहीं होता है। यदि 100 रुपया मान लो कि किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसमें से 50+ जो शेयर होते हैं ना, वो सरकार के होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग सार्वजनिक उद्योग। क्या बोलते हैं? यदि 100 रुपया किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है पूंजी के रूप में, तो उसमें यदि 50 रुपये से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा यदि रकम सरकार का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। और पूरा का पूरा 100 का 100 सरकार का हो, तो उसको सरकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी। तो इसको सार्वजनिक कहते हैं। एक होता है निजी, जिसमें पूरा का पूरा पूंजी प्राइवेट निजी व्यक्ति के होगा। और एक होता है संयुक्त, यदि मान लो कि सरकार और पूंजी, सरकार और व्यक्तिगत माने कि निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम किया, तो उसको क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र बोलते हैं। इस प्रकार से उद्योग के ये क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि किसका माने कौन मालिक है, यानी कि मालिक के आधार पर, मालिकाना के आधार पर कौन इसका मालिक होगा उद्योग का, उसके आधार पर उद्योग को, फैक्ट्री को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक उद्योग, एक निजी उद्योग और एक संयुक्त उद्योग। अब बात आती है कि भाई उद्योग जो होगा, मान लो कोई व्यक्ति उद्योग खोलना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? तो क्या मारपीट करना है? तो नहीं। उद्योग खोलने के लिए कुछ ही चीज़ों की उपलब्धता होना चाहिए। जब तक कुछ चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक हम उद्योग नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो उद्योग क्या क्या चीज़ रहेगा जिससे उद्योग स्थापित हो सकता है, और क्या चीज़ नहीं रहेगा जिससे उद्योग खोलने में समस्या हो सकती है। तो उद्योग यदि खोलना है तो इन सभी चीज़ों को उपलब्धता होना चाहिए। उद्योग खोलने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए, यानी कि जो उद्योग खोल रहे हैं, जिस पर्पज से खोल रहे हैं, जिस चीज़ का उत्पादन करने के लिए खोल रहे हैं, देखिए कि उसके आसपास में उसके कच्चे माल मौजूद है कि नहीं है। यदि उसके कच्चे माल उद्योग होंगे, मौजूद होंगे, तब आपका उद्योग सफल होगा। और आपके जो प्रोडक्शन चार्ज, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी वस्तु के निर्माण करने का जो लागत होगा वो कम होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए। दूसरी बात, अनुकूलित जलवायु, यानी कि जो वस्तु आप निर्मित करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या वहाँ पर जहाँ पर आप अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर उसके लिए जलवायु ऐसा है कि नहीं है, मौसम ऐसा है कि नहीं है। यदि उसके अनुरूप जलवायु नहीं होगा, तो वो उद्योग खोलने में आपकी समस्या हो सकती है और आपका प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है, इसलिए आपको नुकसान हो जाएगा। तीसरी बात, उद्योग होने के लिए शक्ति होना चाहिए। शक्ति का मतलब ये नहीं कि लो किसी को घूसा मार दो, ये शक्ति नहीं। शक्ति का मतलब पावर, पावर का मतलब बिजली। क्या होना चाहिए? क्योंकि बिजली नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि बिजली, अब कोयला से जलाएंगे कोई चीज़ को तो उतना हम कोई चीज़ को गला नहीं सकते हैं, इसलिए उत्पादन होने के लिए क्या चाहिए? बिजली। बिजली का मतलब बिजली रानी नहीं, बिजली मतलब शक्ति, पावर, ठीक है ना? बिजली होना चाहिए। तीसरा होता है श्रम, यानी कि जहाँ पर आप उद्योग खोल रहे हैं वहाँ पर शर्माना नहीं है। श्रम का मतलब शर्माना नहीं, श्रम का मतलब मजदूर होना चाहिए। यानी कि आप जहाँ उद्योग खोल रहे हैं वहाँ पर ही कर दीजिए, ऐसा नहीं शर्माना है। वहाँ पर क्या करना है? मजदूर होना चाहिए आपके पास, कि जो जहाँ पर उद्योग खोल रहे हैं वहाँ पर सस्ते दर में मजदूर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको श्रम श्रम कहते हैं, ठीक है ना? मजदूर की उपलब्धता। तीसरी बात होना चाहिए आपके पास पूंजी है कि नहीं। पूंजी का मतलब कि पैसा है कि नहीं, ताकि आप कोई भी रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल खरीद सकते हैं, या इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तीसरा है बाजार। अब कोई भी व्यक्ति उद्योग खोल लिया, तो क्या कोई चीज़ बना कर उसका अचार बनाएगा? क्या करेगा? मार्केट में ही ना बेचने के लिए। तो जब तक आपके पास बाजार नहीं होगा आसपास में, चाहे जहाँ, जब तक आपको बेचने का जगह नहीं होगा, फिर ये वस्तु बनाएंगे क्यों? तो बाजार की उपलब्धता भी होना चाहिए। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिए और वस्तु सेवा बना लिए, तो कहोगे ले लो 2 रुपये किलो, ऐसे करोगे नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। तो उसके क्या करना होगा? बाजार। तब यहाँ पर बाजार होना चाहिए। और उसके लिए, और मान लीजिए सर पे हम तो ढो नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें यातायात का साधन, ताकि आसानी से अच्छा रोड, सड़क और कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए, ताकि आसानी से इन वस्तुओं को हम बाजार में जाकर बेच सकते हैं। तो आप ये को यह याद रखना है कि यदि उद्योग खोलना है तो उद्योग के लिए इन सभी फैक्टरों को मौजूद होना आवश्यक है, नहीं तो हमारा उद्योग सही रूप से स्थापित नहीं होगा। इसलिए हमारा ये वीडियो को आप सभी अच्छी तरह से देखें। आपको ये 12th के जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसमें सेकेंड टर्म के सारा चीज़ मैं इसमें आपको उपलब्ध कराऊंगा, सारा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। कम समय में आपको अच्छे से अच्छे उपलब्ध मिलेंगे। वीडियो को देखें और इसको नोट करें, ताकि ये आपको आपके जो 12th का CBSE का बोर्ड होगा उसमें काफ़ी मदद करेगा। और यदि आप PCS UPSC के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको कंटेंट के रूप में बहुत अच्छा ये कारगर साबित होगा। इसलिए हमारे वीडियो को देखें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।